अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस पंजाब को इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में भारत की जानब से बार बार पानी छोड़ने और शदीद बारिशों के नतीजे में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। हालिया सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 50 तक जा पहुंची है, जबकि मुतासरीन की तादाद 42,25,000 हो गई है। रवा सीजन में होने वाली तूफानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के बायस अमवात की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। भारत की जानब से एक और सैलाबी रेला छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज के दीगर मुकामात पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,32,916 क्यूसेक, जबकि भूरेवाला के करीब जमलेरा में पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इस तरह हेड इस्लाम पर 1,03,465 क्यूसेक और मेसी हेड साइफन पर 93,343 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की तस्दीक की है। हेड बुलोकी पर पानी का बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया है, जबकि हेड सदनाई पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई है, जहां बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया है। दरिया चनाब में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। चिन्योट के मुकाम पर पानी का बहाव 4,48,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब करार दिया जा रहा है। इस संगीन सूरत हाल के बायस पंजाब के कई अजला में हजारों देहात जेर आब आ चुके हैं, जरी रकबे तबाह हो गए हैं और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। सतलुज में तोखयानी से बहावलपुर में सैलाबी पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल होने से कई मकानात मुनहदम हो गए हैं। मौजा साहला में जमींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हुसैनाबाद और मुल्हिका बस्तियों में दाखिल हो गया। हेड त्रिमो से निकलने वाला नया 4,14,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से दो आबा फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सैलाब से मुजफ्फरगढ़, झंग, खानेवाल के कई देहात डूब गए हैं। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके डूब चुके हैं। चाचड़ा में अगले 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसेक का रेला टकराएगा। रहीम यार खान के 34 देहात शदीद मुतासर हुए हैं। अलीपुर में भी दरियाए चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर हुई हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2,000 से जायद घर रेलों की जद में आ गए हैं। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां 5,57,000 का रेला गुजर रहा है। टोबा टेक सिंह में सैलाबी पानी में कमी आ गई है, ताहम कई देहात ताहाल जेर आब हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना था कि पंजनद में 6.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले का खर्चा है और पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। 7 सितंबर तक ये पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त पंजनद का टोटल पानी वो तकरीबन 3,25,000 क्यूसिक्स है और इसको हम अगले 24 से 36 घंटे में अपनी पीक की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जो हमारे मुताबिक तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसिक हेड पंजनद पे ये बनेगी। अब तक की डेथ टोल है दैट इज़ 50 कीमती जानों का नुकसान वो पंजाब में हो चुका हुआ है। या 7 की दरमियानी शब को ये सिंध में पानी दाखिल होगा। ये सारे पानी मिलके 7 से 8 लाख क्यूसेक गुड्डू डाउन स्ट्रीम तकरीबन 8 तारीख को दोपहर में ये दाखिल होने का अंदेशा है। इस सूरत हाल से तो जाहिर होता है कि जहां पंजाब को बदसूर शदीद खतरा लाहक है, वहां सिंध के लिए भी सूरत हाल गंभीर हो रही है, क्योंकि आज सिंध में पानी दाखिल होने का इम्कान है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज, सखर और कोटरी के बैराजों पर सैलाब की इत्तला दे दी गई है। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज पर अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,06,974 क्यूसेक है, जबकि डाउनस्ट्रीम में पानी का अखराज 3,25,046 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सखर बैराज पर अपस्ट्रीम में पानी की आमद 3,29,648 क्यूसेक, जबकि डाउनस्ट्रीम में पानी का अखराज 2,78,398 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कोटरी बैराज पर अपस्ट्रीम में पानी की आमद 2,37,922 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम में अखराज 2,15,567 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। त्रिमू पर इस वक्त पानी की आमद और अखराज 3,75,593 क्यूसेक है। पंजनद अपस्ट्रीम पर पानी की आमद और अखराज 2,06,439 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस सूरत हाल के पेश नजर सिंध के कच्चे के इलाके के सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खतरा है, इसलिए
बतौर एहतियाती तदाबीर इन इलाकों से अब तक 1,21,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से पहले ही सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, वहाँ आज पंजाब में तूफानी बारिशों का 10वां स्पेल शुरू होने का इम्कान है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का अंदेशा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। वाज़ेह रहे कि मॉनसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। ये सूरत हाल इसलिए भी खतरे की घंटियां बजा रही है क्योंकि हालिया दिनों में होने वाली तूफानी बारिशों ने पहले ही शदीद जानी और माली नुकसान कर दिया है। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क में अब तक 907 अफराद जम बहक और 1044 जख्मी हुए। अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस 223 अफराद जम बहक और 654 जख्मी हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 502 अफराद जम बहक और 218 जख्मी हुए हैं। सिंध में बारिशों के बायस 58 अफराद जम बहक जबकि 78 जख्मी हुए, जबकि बलोचिस्तान में भी 26 अफराद के जम बहक होने और 5 अफराद के जख्मी होने के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस 41 अफराद जम बहक हुए और 52 जख्मी हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 38 जम बहक और इस्लामाबाद में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक 6,180 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं, जबकि 15 लाख एकड़ के करीब जरी जमीन ज़ेरे आब आ चुकी है। इस वक्त मुल्क में सैलाब की मजबूरी सूरत हाल क्या है, मजीद जाने के हेड पंजनत पर मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ियाउल हक शहजाद और गुड्डू बेराज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जान शेर खान से। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक शहजाद आपका और जान शेर खान आपका आपने ज्वाइन किया। ये बताएगा कि सबसे पहले हेड पंजनत पर ज़ियाउल हक शहजाद ये बताएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जो बड़ा रेला है सैलाब का वो वहाँ से गुजरना है, इंतजाम क्या है वहाँ पर? जी सबर, पांजनत बैराज से इस वक्त 3,45,000 क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताऊं कि दीगर जो इलाके मुतासर हुए हैं वो शायद एक दरिया से मुतासर हुए होंगे, 2 दरियाओं से मुतासर होंगे, और यहाँ पर जो उच्च शरीफ के इलाके हैं वो इस वक्त 3 दरियाओं के पानी का जो सैलाबी पानी है वो यहाँ से गुजर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया रावी का सदनाई बैराज से पानी जो दरिया चनाब में शामिल होता है और इधर से जो सतलुज का जो पानी है वो चनाब में शामिल होकर यहाँ पर पांजनत बैराज से गुजर रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, उच्च शरीफ के 12 मवाज़ियात बुरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में है। पानी जो है कई फुट तक घरों में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर कई मकान और इमारतें जो हैं वो मुनहदम हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो हज़ारों एकड़ पर रकबा पर खड़ी जो फसलें हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं, जिनमें फसल में जो कपास है, धान है, गंदम और जानवरों का जो चारा है वो भी सैलाबी पानी की नज़र में हो चुका है। इससे के अलावा जो वसी रकबे पर जो काश्ता सब्जियां थी और दीगर जो फसलें थी वो भी सैलाबी पानी की लपेट में आ चुकी हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से यहाँ पर जो 24 मवाज़ियात मुतासर हुए हैं उनमें जो यहाँ पर बकापुर है और उसके अलावा इस्माइलपुर है, मौज़ा वदनूर है, उसके अलावा तरण बिशारत और उसके अलावा चनाब रसूलपुर है, ये इलाके भी जो है ना इस वक्त शदीद सैलाबी पानी की लपेट में है और यहाँ पर भी पानी कई फुट तक घरों में दाखिल हो चुका है। तो अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया ने यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर रखे हैं और यहाँ पर वो इंतज़ामिया जो है सैलाब मुतासरीन को यहाँ पर खाना भी फराहम किया जा रहा है। तो इंतज़ामिया के हवाले से ये सूरत हाल बेहतर है, लेकिन एक बड़ी तादाद है सैलाब मुतासरीन की जो इस वक्त भी कुछ जो है फ्लड रिलीफ कैंप्स में है और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर दरिया के जो बंद है वहाँ पर अपने माल मवेशी के हमरा मौजूद हैं। उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो माल मवेशियों का चारा है, क्योंकि चारा जो सैलाबी पानी में बह चुका है और उन्हें इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। और उच्च शरीफ के जो मवाज़ियात ये सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं उनमें मौज़ा बख्तियारी है, मौज़ा चक्कियल है, बस्ती बिडानी है, इसके अलावा रसूलपुर, शिकरानी, जागीर सादकाबाद है, बेट अहमद है, ये इलाके भी जो है सैलाबी पानी की लपेट में है। तो यहाँ पर पांजनत की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनकी इंतज़ामिया है, उन टेक्निकल स्टाफ है, इस सूरत हाल को पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो दरिया के बंद हैं, दरिया के पुश्ते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने नज़र रखी हुई, वहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद है और जहाँ पर भी कोई इस तरह की पुश्तें कोई कमज़ोर होने की जहाँ से उनको रिपोर्ट होती है तो वहाँ पर भारी पत्थर डालकर उनको मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, ये बताइएगा जान शेर खान के गुड्डू बेराज की तरफ अब ये पानी बढ़ना है, दाखिल होना है सिंध में, तो वहाँ क्या सूरत हाल है और इंतजाम क्या है वहाँ पर, जिन बस्तियों के मुतासर होने के वाले से खदशात हैं वहाँ पर? देखें 3,75,000 क्यूसेक पानी है जो इस वक्त गुड्डू बैराज के ऊपर मौजूद है और गुड्डू बैराज जो है पंजाब के बाद सिंध का ये पहला पॉइंट है जो पंजाब का पूरा पानी वसूल करता है। एक बहुत बड़ा बैराज है, मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 लाख क्यूसेक पानी आसानी से यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन
जब 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसेक का एक रेला जब आया था तो दरियाए सिंध में कटाव शुरू हुआ था, जिसके बाद कच्चे के कुछ देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए थे, जिसके बाद वहाँ से लोग जो हैं उन्होंने नकल मकानी की, बच्चों को लेकर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े सब वहाँ से निकले। माल मवेशी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो माल मवेशी से गुजारा करते हैं, उनकी फसलें डूब चुकी थीं, तो उनको लेकर वो यहाँ पर फ्लड बंद पर आए। ज़िला इंतज़ामिया जो है और साथ में सिंध हुकूमत जो है उन्होंने भी रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। अब 3,75,000 अप स्ट्रीम है और तकरीबन 3,27,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी जा रहा है। ये जो गुड्डू बैराज है इसके दोनों तरफ यानी राइट मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन ये दो बंद बनाए गए थे ताकि ये आबादी जो है कंदकोट की, कश्मोर की जो राइट मार्जिन के ऊपर है और जो लेफ़्ट मार्जिन के ऊपर है वो घोटकी और कादराबाद जो गैस फील्ड है उसको बचाने के लिए ये बंद हैं। उस बंद को अब मुसलसल एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं, पत्थर डाले जा रहे हैं, मजबूत किया जा रहा है, मॉनिटरिंग जारी है उस बंद की। और ये जो गुड्डू बैराज का पानी है ये सामने से जाकर के फ्लड बंद जो कंदकोट कश्मोर बंद है उससे जाकर टकरा रहा है। ये एक पॉइंट है जो थोड़ा वल्नरेबल पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है प्रेशर डाल रहा है उस बंद के ऊपर, और खुदा न खास्ता अगर उस बंद में शगाफ पड़ता है तो कश्मोर का इलाका डूबने का खदशा है, और साथ साथ ये जो कंदकोट की गैस फील्ड है वहाँ तक पानी पहुँचने का खदशा है। लेकिन सिंध हुकूमत जो है उन्होंने मुसलसल उस बंद को मजबूत कर रही है, एक्सीवेटर्स के ज़रिए मट्टी डाली जा रही है, वहाँ पर काम चल रहा है। अगर हम राइट इसका बैंक मार्जिन की तरफ देखें तो शैंक बंद है जो एक बड़ा बंद बनाया गया था, और ये बंद जो है घोटकी को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ साथ जो कादराबाद गैस की फील्ड है उसको ये बंद प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ज़िलाई इंतज़ामिया जो है और सिंध हुकूमत काफ़ी श्योर है कि सुपर फ्लड भी आ जाता है तो हम उससे निमटने की सलाहियत रखते हैं। आज यहाँ पर विजिट भी चलते रहे, फोकल पर्सन थे वो भी आए यहाँ पर फ्लड के, देखते रहे, मॉनिटरिंग जारी है, एरिगेशन का अमला मौजूद है, यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। तो तमाम तर सूरत हाल जो मशीनरी है वो हाई अलर्ट पर है, यहाँ पर कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया जांचिर खान आपका और जावल शहजाद आपका, आपने अपडेट किया गुड्डू बैराज और हेड पंजनत की सूरत हाल का। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ओवरऑल पंजाब और सिंध के अंदर सूरत हाल क्या है, सैलाब की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DGPDM में पंजाब और DGPDM में सिंध। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली काठिया साहब जो कि DGPDM में पंजाब हैं, और सैयद सलमान शाह साहब DGPDM में सिंध हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। इरफान अली काठिया साहब ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। आज हेड मोहम्मद वाला से तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक का एक रेला गुजरना है और अब पंजनत की जानिब सारा रेला जो है वो गुजर रहा है। क्या सूरत हाल है पंजनत के ऊपर और हेड मोहम्मद वाला के ऊपर? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछले 24 से 36 घंटे में आपने देखा कि मुल्तान में किस तरीके से सिचुएशन रही और बड़ी मैसिव इनंडेशंस वहाँ पे हुई, और चनाब का जो मेन बड़ा पानी का रेला था उसने अपनी पीक्स यहाँ पे अटेन की, और हेड मोहम्मद वाला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी तरह से महफूज है। इसी तरह जो आगे शेर शाह ब्रिज था वो भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर महफूज रहे और पानी सेफली ना सिर्फ पास हुआ बल्कि अब रिसीडिंग ट्रेंड में है। लेकिन अब इसमें थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये भी है कि पीछे जो सेकंड रेला था इसका चनाब का, वो भी इस वक्त प्रीमो हेडवर्क्स पे पहुंच चुका हुआ है और तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक्स की इस वक्त गेज चल रही है। ये रात में 5 लाख अटेन हो जाएगा और अल्टीमेटली इस पानी ने भी फिर इसी तरह मुल्तान से गुजरना है। काफी मैसिव इनंडेशंस हैं वहाँ पे फ्लड प्लेन में, और ये अल्टीमेटली फिर पानी रावी के पानी के साथ मिलके पंजनत की तरफ बढ़ जाएगा। जी सही है। तो पंजनत पे क्या सूरत हाल है? पंजनत पे पिछले 24 घंटे में पानी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख क्यूसिक्स वहाँ पे हो चुका हुआ है, और ये अगले 24 से 48 घंटे में मजीद बढ़ता रहेगा। अब थोड़ा इस चीज को इससे समझना होगा कि पंजाब, वस्ती पंजाब में खास तौर पे रावी के सिदनाई एडवर्क पे जो हमने रिलीफ कट दिया उसकी वजह से अब मैसिव इनंडेशन है और एक पॉन्डिंग हुई है। जो पॉन्डिंग अल्टीमेटली अब अगले चंद दिन, एक तो चनाब के हाई फ्लो की वजह से भी रावी को बैक वाटर इफेक्ट का सामना है, और थोड़ा ये अगले अब 3 से 4 दिन पानी इसी तरह एक ही उससे मिकदार में ये हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान से होता हुआ पंजनत की तरफ आएगा। पंजनत पे फ्लोज बढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लैग्स का वो फर्क जरूर होगा।
जी सही है। तो माशा साहब, ज़ाहिर अब ये पानी जो पंजाब से आगे बढ़ रहा है, सिंध की तरफ हेड पंजनत से गुजर कर ये पानी जाना है गुड्डू बैराज की तरफ। गुड्डू बैराज की कैपेसिटी को देखते हुए क्या आप जो है कॉन्फिडेंट है कि ये पानी गुजर जाएगा वहाँ से, और क्या कोई वहाँ पे ब्रिजेस वगैरह का भी इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरह से नुकसान ना हो वहाँ पर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल इस वक़्त काफ़ी अंडर कंट्रोल है। इस वक़्त जो हमारे पास जो रेला गुज़र रहा है गुद्दू से, वो 3,65,000 का है और हमारी एस्टिमेट है कि ये अपनी पीक अटेन करेगा 7 और 8 तारीख तक। तो अभी ऑब्ज़र्व करेंगे फाइनली पीक क्या आती है पंजनत पे, फिर अकॉर्डिंगली उसमें जो रिवर इंडस का पानी आ रहा है, जो कि मिठनकोट पे मिलेगा, तो वो फिर हम फाइनली किस पोज़ीशन में होंगे कि इस चीज़ का असर्टेन कर सकें कि गुद्दू तक क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन नेवरदलेस हम जो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने अपने जो गार्ड्स को है उनको लोअर डाउन नहीं करना, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज की वज़ह से कोई भी एब्रप्ट फिनोमेना हो सकता है, सिस्टम डेवलप हो जाते हैं बड़ी जल्दी और फिर ये जो पंजनत के बाद जो 2 दिन का ट्रैवल टाइम है जिसमें जो हमारा कोह सुलेमान रेंज के जो हिल टॉररेंट्स हैं वो बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। दो इतनी कोई सीवियर अभी फ़ोरकास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी हमने जो है उसी हिसाब से करनी है। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो कैपेसिटी है गुड्डू बैराज की, उससे अगर पानी ज़्यादा आ जाता है, ज़ाहिर अभी तो उससे कम ही पानी गुजरने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अगर पानी बढ़ जाता है तो क्या है इंतजाम वहाँ पे ब्रिजेस के हवाले से कि बैराज को नुकसान ना पहुँचे? ये सिचुएशन का हम सामना कर रहे थे जब हम 2010 के फ्लड को फेस कर रहे थे। तो उस वक़्त जो है वो यही था कि पानी 12 लाख, साढ़े 12 लाख पता नहीं कितना पानी आ रहा है। इसी तरीके से जिससे आजकल अनसर्टेनिटी है, उस वक़्त भी अनसर्टेनिटी थी। हम्म, बहरहाल उस वक़्त तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख का पानी गुज़रा था। अभी भी ऐसा कुछ इससे ज़्यादा मतलब पानी आने की उम्मीद नहीं है जो हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी है। अनफ़ोर्सीन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल विदिन डिज़ाइन कैपेसिटी के अंदर है। जहाँ तक ब्रीच डालने का ताल्लुक है, तो सिंध की टोपोग्राफ़ी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि हम कोई अपने डिज़ाइन ब्रीचिंग सेक्शंस बनाएँ। उसका सही है। रीज़न ये है कि हमारे पास जो ग्रेडिएंट है, वो बहुत शैलो है, बहुत लो है। अगर मेरे फिगर सही याद है, तो शायद 1 फीट पर 1 माइल ऐसे कुछ बनता है या 1 फीट पर 1 किलोमीटर है। सही है। अनलाइक पंजाब या अनलाइक नॉर्दर्न पाकिस्तान, जहाँ पे बहुत जो है वो जो वो है वो बहुत शैलो नहीं है बल्कि स्टीप है वहाँ का ग्रेडिएंट, सही है। पानी जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए हमारे पास वो फ़ीज़िबल नहीं है। हमें हर सूरत में अपने बैराजों को स्ट्रेंथन करना होता है, हमारे बंदों को स्ट्रेंथन करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2010 के फ्लड के बाद जो डिज़ाइन कैपेसिटी के से भी फर्दर उसको एनहांस किया गया था। लेकिन क्योंकि डिज़ाइन कैपेसिटी का मतलब ये नहीं होता कि इससे ऊपर गुज़र नहीं सकता, उससे ऊपर भी गुज़र सकता है। अभी आपने पंजाब में भी देखा होगा, या अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो है काफ़ी अपने डिज़ाइन कैपेसिटी से बियॉन्ड अपने सिस्टम के जो थी, उससे पानी को गुज़ारा है। तो हमें भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उससे ऊपर ही पानी गुज़रेगा, लेकिन ऐसा कोई पानी का रेला बड़ा आ नहीं रहा करंट सिचुएशन में। सही है। इरफान अली काठिया साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में? ज़ाहिर है एक तो मज़ीद बारिश की भी जो है वो फोरकास्ट है कि जो 10वां स्पेल है मानसून का, वो मज़ीद जो है सूरत हाल को बिगाड़ सकता है। कितने लोग हैं इस वक्त अब तक जो मुतासर हो चुके हैं, और जो है खैबर बस्तियों के अंदर लोग हैं, वबाई अमराज के भी फूटने के वाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो सूरत हाल है क्या इस वक्त पंजाब के जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी? जी बिल्कुल, ये इस वक्त हम अपनी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है उसको पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह से उसका सामना कर रही है, और अपने लोगों के साथ आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब डेली बेसिस पे तकरीबन आधा दिन वो सैलाब मुतासरा इलाकों में गुजार रही हैं। और इस वक्त तक अगर मैं टोटल फिगर्स शेयर कर सकूं तो तकरीबन 4100 देहात हैं पंजाब के, जिसमें वस्ती और फिर आगे अब जनूबी पंजाब शामिल है, जो इसमें बुरी तरह से मुतासिर हैं। और इनमें तकरीबन 15 लाख एकड़ पे मुश्तमिल हमारी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो चुकी हुई हैं। और इसी तरह हमने ये अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, ये रेस्क्यू 1112 और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से पंजाब सही है। गवर्नमेंट ने इसको और पीडीएम पंजाब ने लुक आफ्टर किया। इस वक्त जो हम टोटल इवैक्यूएट लोगों को कर चुके हैं वो तकरीबन 18 लाख लोग हैं, और इनमें से तकरीबन 66,000 लोग 24 घंटे वो हमारे जो एस्टेब्लिश्ड रिलीफ कैंप्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 450 के करीब है, उनमें सही है। कयाम पजीर हैं। उनकी ना सिर्फ 3 टाइम्स अ डे मील को इंश्योर किया जा रहा है, सही उनको है। मेडिकल एंड
लाइफ स्टॉक कवर पूरी तरह से वो फराहम किया जा रहा है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के तमाम तर वसाइल को वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए उनको वक्फ करने का अज़म का इजहार और किया बारिश हुआ के बारे में है। बताइएगा जो 10 स्पेल के वाले से फोरकास्ट है 6 से 8 सितंबर के दौरान। जी बिल्कुल, ये बारिश है और इसकी मेन कंसंट्रेशन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब के भी कुछ एरियाज में बारिश है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी नहीं है जो 9th स्पेल की थी। और इसमें मॉडरेट विद आइसोलेटेड हैवी शावर्स ये जी इसकी प्रोजेक्शन है और इससे ज़रूर हमारी जो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक। मुतासिर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़े पानी का के इजाफे का ये बारिश का स्पेल सबब नहीं बनेगा। सलमान शाह साहब ये बताइएगा कि सिंध में कितने लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं जिन्हें आपने एहतियाती तदाबीर के तहत जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, और कच्चे के इलाके में मजीद जो है जब ये पानी आएगा गुड्डू और से शक्कर और शक्कर से कोटरी, तो मजीद कितने लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं? जो इस वक़्त मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके नाज़रीन को भी समझ में आए। हमारी 3 कैटेगराइज़ हमने की हुई हैं। प्रायोरिटी 1 विलेजेस आइडेंटिफ़ाई किए हैं, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। अकॉर्डिंग टू पंजनत के बाद जो हमारा डिसीजन होगा कि कौन से प्रायोरिटी वालों को खाली कराना है, किस टाइम पे। अभी प्रायोरिटी 1 वाले जो विलेजेस हैं, जो कि आबादी तकरीबन सवा 3 लाख बनती है, कि उनको हमने पहली प्रायोरिटी पे निकाला है, तो वो 1,21,000 कल तक का फ़िगर था और अभी रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। आज भी जो है वो तकरीबन 15-20 हज़ार लोग और भी मज़ीद निकलेंगे, तो तकरीबन 50% से ऊपर आबादी निकल चुकी है, जो कि प्रायोरिटी 1 एरियाज़ है। प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 का अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीज़न किया जाएगा और उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। जो टोटल पॉपुलेशन अगर कच्चे की बात करें, तो वो तकरीबन 16 लाख से भी ऊपर बनती है, लेकिन कच्चे के लोगों ने अपने आप को रिज़िलिएंट करने के लिए उन्होंने अपने जो मकानात हैं, जो अपने जो उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको 2010 के फ्लड लेवल से ऊपर उसको डेटम सेट करके ऊपर ऊपर बनाया हुआ है। सही। तो इसलिए जो है ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो उनकी लाइफ़ कुछ अरसे के लिए डिस्टर्ब होगी, उनको रिलोकेट होना पड़ेगा और रिलोकेट होने के बाद इंशाअल्लाह ताला जब पानी का रेला गुज़र जाएगा, तो वो फिर वापस चले जाएँगे। तो वो जो रिलोकेशन पीरियड है, उसमें 2 ऑप्शंस हैं। जनरली तो ये लोग 90% से भी ऑलमोस्ट 90% स्पेशली प्रायोरिटी 1 वाले जो हैं, क्योंकि वो हर दूसरे साल, तीसरे साल वो सही। इतना पानी का रेला तो गुज़रता है, तो उन्होंने अपने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए हुए होते हैं। लेकिन बहरकैफ़ इसके कि हमारे बीइंग गवर्नमेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पे ठीक। जो है, अगर कोई हमारे रिलीफ़ कैंप्स में आता है, तो हमने वो आइडेंटिफ़ाई करके उन गाँव के नज़दीक तरीन ठीक है। उनको अरेंज किया है, ताकि वो अगर आएँ, तो वो फिर हम वो अकोमोडेट कर हो सकें। बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाह साहब आपका और इरफान अली काठी साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप पंजाब और सिंध के PDMA के DG की गुफ्तगू सुन रहे थे कि इंतजामात क्या हैं और सूरत हाल सैलाब की क्या है दोनों सूबों के अंदर। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो क्या है और आने वाले दिनों में क्या सियासी सूरत हाल बनने जा रही है, तज़किया शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे की कि जहां एक तरफ डील और ढील की अफवाहें फिर से गर्म हैं और साथ ही साथ ऐसे में हुकूमत अपने तसलसल की बातें भी कर रही है। इन खबरों में कितनी हकीकत है और मुल्क के सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां रुनुमा होने जा रही हैं, तज़किया शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा सबसे पहले कि हुकूमत किन बेसिस पे अपनी जो है वो तसलसल की बात कर रही है। एक तरफ अगर हम बात करें सियासी इस्तेहकाम की, तो वो तो मुल्क के अंदर कहीं दिखाई दे नहीं रहा तहरीक इंसाफ के मामला को देखते हुए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि इस हुकूमत के मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, वो वहाँ अभी तक वो काबू नहीं पा सके। हम अदालती फ्रंट की बात करें तो वहाँ भी एक के बाद एक जज के खत आ रहे हैं, वहाँ भी अंडर करंट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुआशी सूरत हाल भी उतनी अच्छी नहीं कि जितनी होनी चाहिए, दो उसे बेहतर करार दिया जा रहा है। क्या समझते हैं आपके हालात ऐसे हैं कि हुकूमत अपने तसलसल की बातें कर रही है? देखिए, आपने 2-3 बातें की हैं। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, वो तो अभी और भी बहुत खराब होगी। जो सैलाब की तबाहियाँ हुई हैं, फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी। ऑलरेडी फिगर्स आने शुरू हो गए हैं, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस आनी शुरू हो गई हैं और रिवाइज्ड हफीज पाशा साहब ने बड़ा भी खौफनाक एक आर्टिकल भी लिखा, बातें भी की। उनका ख्याल है कि शायद ग्रोथ 0 से 1% तक रह जाए और गवर्नमेंट ने तो 4.2 पे कैलकुलेट किया हुआ था सारा। तो महंगाई, इकोनॉमी, ये चीजें तो अपनी जगह है। समझ बात ये है कि वन पेज पे गवर्नमेंट तो चल सकती है, सियासत नहीं चलती। आप वन पेज पे इमरान खान अंदर रह सकते हैं, आपकी हुकूमत चल सकती है,
लेकिन वन पेज पॉपुलैरिटी किसी की कम करके किसी की बढ़ा नहीं सकता। वन पेज इलेक्शन का डिजायर्ड रिजल्ट तो ले सकता है, लेकिन डिजायर्ड पॉपुलैरिटी नहीं क्रिएट कर सकता किसी एक पार्टी की अवाम की मंशा के खिलाफ। सो जब तक तो ये पावर इक्वेशन की आप बात करें तब तक गवर्नमेंट बहुत मुस्तहकम है, लेकिन अगर आप बात करें कि जेन्युइन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो और आगे आने वाले दिनों में जेन्युइन इलेक्शन हो, तो फिर तो इस गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज्यादा क्राइसिस हैं। डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन भी क्या करती है। देखिए, गवर्नमेंट को बहुत से फवायद हैं। जो वन पेज इतना मजबूत है ना, इसमें बहुत सी सियासी गलतियां इमरान खान की भी हैं, वो भी प्लेट में रख के चीजें पकड़ा देते हैं इनको। मसलन मुझे समझ नहीं आता, बाईपोल तो चले अभी तो पोस्टपोन हो गए बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, उसकी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। स्टैंडिंग कमेटीज की लॉजिक हमारी समझ से बाहर है। ये वही लॉजिक है जिससे पहले इन्होंने एक बार पार्टीज अपनी असेंबलीज भी तोड़ दी थी, सारे कहते थे। अब पॉलिटिकल फैसला तो मेरी कुछ समझ से बाहर है, लेकिन एक इतना मैं कह सकता हूँ कि जंग के बाद जो फौज की पॉपुलैरिटी है बहुत बड़ी, कोई शक ही नहीं है उसमें, जब जंग जीती हमने इंडिया से। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई या उनका वोटर बेस उनको छोड़ गया है। ये दो मुख्तलिफ चीजें। पॉलिटिकली आप मुझे बता दीजिए ना, PMLN कहाँ खड़ी हुई है कोई उसकी कोई पॉपुलैरिटी पंजाब के अंदर, या कोई शोशा छोड़ दें, लेकिन आप जमीनी हकायक देखें। क्या पीपल्स पार्टी या PMLN ये मिलके भी इस वक्त इनके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है इमरान खान का, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन है और वो एक्सरसाइज हो रहा है इस वक्त। इनके पास जुडिशियल सोल्यूशन है, वो एक्सरसाइज हो रहा है। जुडिशियल भी उस तरह से जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट शायद वो ना दे पाए, चूंकि अंडर करंट्स जो है वो जुडिशरी के अंदर से भी दिखाई दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की मर्जी थी कि 26 फैसली तरमीम के बाद कंट्रोल कर लेंगे। जी समर, ये कोई थ्रेट नहीं है। मुझे बताएं, 5 जजेस थे, पहले 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खुल के एक स्टांस लिया। 6 से वो 5 रह गए। वो याद है ना, वो एक कहानी हम सुनते छोटे नज़म होती थी, इतने डैश घर से निकले के करने चले शिकार, आहिस्ता आहिस्ता करके गिरते जाते हैं। वो अब हाई कोर्ट के अंदर भी जो काउंट चेंज हो गया, पहले 6-5 का था, लेकिन अब 6-5 उलट गया। अब सरकारी साइड पे 6 चले गए हैं, 5 उधर हो गया, और मुकदमा उनका भी पड़ा हुआ है चीज उसके बारे में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये चीजें चलती रहेंगी। ये स्टॉर्म इन द टी कप होगा। आप और मैं एक्साइटेड हो जाते हैं, ओए ये कह दिया, वो जज साहब ने ये लिख दिया। इनमें होता क्या है, क्या फर्क पड़ा है? क्या आप इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जो डिजायर्ड नॉमिनेशन थी सरकार की, आप रोक पाए? कोई नहीं रोक पाया ना। जो जजेस थे, क्या वो अपनी सुनवाई भी कर सके मुकदमे की? नहीं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे, आप 1 लिखें 15 लिखें, अगर उसका कोई असर नहीं है तो सिस्टम इज वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ, सिस्टम की हद तक, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की हद तक, जुडिशियल मैनेजमेंट की हद तक सरकार बहुत जबरदस्त जा रही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में और पब्लिक सपोर्ट में दूर दूर तक इनका कहीं मुझे तो नजर नहीं आते। तो मालिक साहब, जो एक थ्रेट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, डोंट यू थिंक दैट थ्रेट इज ओवर? तहरीक इंसाफ बार बार जो है उसने एहतिजाजी मुजाहरे किए, कॉल दी कि अब की मरतबा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं सका। तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो कमजोर से कमजोर होती चली गई। उनकी भी कोई थ्रेट नहीं थी। उनकी थ्रेट क्या थी? खाली ट्विटर के ऊपर तो इंकलाब नहीं आता, खाली धमकियां देने से तो कुछ नहीं आता। आपस में एक दूसरे के गले पड़े हुए। वो जुनैद अकबर की परसों हमने ट्वीट नहीं देखी कि ये जो पार्टी में कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, मेरे खिलाफ जो कैंपेनें चला रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा, इससे KP के अंदर इनके 4 ग्रुप बने हुए हैं, पंजाब में पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई दूसरे की टांग खींच रहा है। गवर्नमेंट पे इनका कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, जो इस वक्त हालात है समर, इस वक्त कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जो एक पॉलिटिकल रियलिटी बदले, कोई अचानक कोई ऐसा क्राइसिस क्रिएट करे कि जिस पे कोई कैपिटलाइज करे, वरना मुझे तो अब ये बिल्कुल स्टेलमेट नजर आता है। मुझे ये PTI की, और ये जो आजकल बातें चल रही है हमारे साथ, मुख्तलिफ जो है तजिए भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें भी दी जा रही हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जनाब फिर कोई डील ऑफर हो रही है बनीगाला शिफ्ट होने की, मुल्क से बाहर मुंतकिल होने की। डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ इस वक्त जो ज़मीनी हालात हैं उसमें पॉसिबल हो सकती है? मेरी इत्तला ये है, ना डील है
ना किसी डील के आने की कोई जिक्र भी कहीं नहीं हो रहा और एक पैसे की ख्वाहिश भी नहीं है। बिकॉज डील आपको या मजबूरी से मिलती है, ऐसे ही है। किसी की मजबूरी हो या उसके फायदे में हो। इस वक्त तो किसी पे प्रेशर है ही नहीं डील देने का। उनको क्या, ना इंटरनेशनल प्रेशर है, ना डोमेस्टिक प्रेशर है, ना सड़क का प्रेशर है। वो क्या पागल हैं, बेवकूफ हैं कि अपने हाथों से एक जैनी बोतल से बाहर निकाल देंगे जिसको वापस बोतल में नहीं डाल सकते और अपने गले में एक मुसीबत डाल लेंगे। ये आई थिंक खाली लीडरान एक दूसरे को, वर्करों को हौसला देने के लिए सुनाते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो डील ऑन द टेबल। और इसका मतलब तो दूसरा फिर ये भी है कि खान साहब के मुस्तकबिल करीब में, तो क्या मुस्तकबिल बईद के अंदर भी उनके बाहर आने के वाले से कोई भी इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे एज वी स्पीक, जो जमीनी हालात हैं? मुझे तो समर चीजें और भी सख्त होती नजर आ रही हैं। आप जनरल फैज का सुन रहे हैं कि शायद नवंबर दिसंबर में फैसला आ जाएगा। खान साहब के ऊपर भी May 9 की अभी इन्होंने चीजें रखी हुई हैं, वो भी आगे होंगी। ये जो भी आप रीजनल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जो SCO के बाद एक नया मंजरनामा पूरे रीजन का बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट की, इनकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी इंटरनेशनल व्हीलिंग डीलिंग में। तो मुझे तो कहीं से इमरान खान की अभी अनफॉर्चुनेटली मुश्किलात में कमी नजर नहीं आती और रही सही कसर उनकी पार्टी के अपने लोग पूरे कर रहे हैं, जो उनके लीडरान हैं, जो उनके बयानात देखें। मुझे तो अभी ये स्टेटस को चलता नजर आता है और मुझे सख्तियां बढ़ती नजर आती हैं, अनलेस कोई ऐसा अनफोर्सीन कोई इवेंट हो कि वो जो पूरी चीजों को चेंज कर दे। वो आप और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम तो इस बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं कि जो जमीनी हकायक इस वक्त हैं और जो बिहाइंड द सीन्स चीजें इस वक्त चल रही हैं, और इस वक्त बिहाइंड द सीन्स उधर से कुछ नहीं चल रहा। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट आर एब्सोल्युटली नॉट ऑफरिंग एनीथिंग। और जो तसलसल के ख्वाब देखे जा रहे हैं हुकूमत के, वो भी फिलहाल जो है जो हालात हैं वो उस हवाले से मुवाफिक दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये कुछ कुछ तसलसल बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब तक इमरान खान साहब का सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी विद द पास दैट बी, ये लोग तसलसल में चलते जाएंगे। अगर वो रिजॉल्व हो गई तो इनका तसलसल बड़ी जल्दी मुनक़ता भी हो सकता है, लेकिन अभी वो इनको खतरा कोई नहीं है। ये लिंक्ड हैं, इनका सर्वाइवल दूसरे कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड है। ये इस वक्त चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर दूसरी साइड पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो इनका तसलसल खत्म हो जाएगा, फारिग हो जाएंगे। अगर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो ये उसके बेनिफिशियल। सारी सियासी इक्वेशन में मालिक साहब पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजल रहमान को फिर आप कहाँ फिट इन होता हुआ देख रहे हैं? फजल रहमान साहब को आप देखेंगे 27th अमेंडमेंट में एक दो चीजें मिलेंगी। वो अभी ना ही पूछे मेरे से, लेकिन इनको एक दो चीजें मिल रही हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए तो फिर हालात खराब हैं अगर 27वीं तरमीम की नहीं, तरफ वो हमला इसी तनख्वाह पे काम करेंगे सर, वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। जाहिर है NFC के ऊपर उनकी एक बड़ी वाज़ेह और दो टोक पोजीशन है। वो कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है सियासत की, इस पे तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे होगा? ऐसे होगा तो फिर ये डील कर लें सारे लोग, इमरान खान से खुद ही, फिर मियां साहब भी इमरान खान से खुद डील कर लें, पीपल्स पार्टी भी खुद डील कर ले। फिर इनको जरूरत क्यों है किसी और की? दुनिया में कोई फ्रीलांस तो नहीं होता ना, कोई प्रोको होता है। अगर सबर मैं आपके लिए 2 काम करूँ, 4 काम करूँगा तो एक तो फिर आपको मेरे लिए करना पड़ेगा ना। सही है, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तज़किया सुना मोहम्मद वालिद साहब का, जिनका कहना है कि हालात फ़िलहाल स्टेटस को ऐसे ही चलेगा और तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी डील या ढील के वाले से कहीं कोई बात ना हुई है, ना इसी को डील ऑफर हो रही है। बल्कि जो तसलसल की बात है उसमें फ़िलहाल फौरी तौर पर तो हुकूमत को चैलेंज कोई नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो है कोई एक इवेंट पाकिस्तान में सियासी हालात को यकसर तब्दील भी कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो नून लीग के फेवर में चल रहे हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहा है। आज के ताज़ा जो बयानात थे वो किस तरफ इशारा दे रहे हैं, बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर खड़े हैं, जहां बयानात, पॉलिसीज और अमली इक़दामात सब एक दूसरे के बरक्स दिखाई देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी ट्रंप मोदी को लताड़ रहे होते हैं तो कभी उनको अपना बेहतरीन दोस्त करार देते हैं। मोदी भी भरपूर दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। जब अमेरिकी सदर ताक ताक कर उन पर निशाने लगाते हैं
तो वो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालते, और जब इतनी बेइज्जती के बाद एक बयान उनके हक में आता है तो फौरन नरेंद्र मोदी ट्रंप की माला जपने लगते हैं। इसी दोहरे मयार को देखते हुए भारतीय अवाम ने भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अगर पहले बात अमेरिका की हो तो चीन में होने वाले एससीओ इजलास में नरेंद्र मोदी की शिरकत और चीन से कुर्बत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। और बज़ाहिर इसी सूरत हाल को देखते हुए गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मौक़िफ़ दिया कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। वो गहरे और तारीख चीन के हो गए हैं, खुदा करे कि उनका एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल खुशहाल और तवील हो। ताहम चंद ही घंटों बाद ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए वजाहत की कि अमेरिका और भारत के दरमियान खुसूसी ताल्लुक कायम है और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। ताहम वो अब भी इंडिया की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं। इस तजाद ने यह तासुर गहरा किया है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात अंदरूनी तनाव और बदलती हुई आलमी सफबंदियों का शिकार हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मौका ज़ाया नहीं किया और ट्रंप के नर्म मौके पर एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के मस्बत अंदाजे की गहरी कदर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और अमेरिका एक इंतहाई मस्बत और मुस्तकबिल की जानिब देखने वाली जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रखते हैं, लेकिन भारतीय अवाम और सियासी मुबस्सरीन के लिए यह दोहरा रवैया एक सवालिया निशान बन गया है। ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीदने पर मायूसी जाहिर करने के बावजूद मोदी का शुक्रिया अदा करना भारतीय अवाम के नजदीक दोहरे मयार की अक्कासी है। एक भारतीय सोशल मीडिया सारफ ने इस सूरत हाल को शर्मनाक करार देते हुए लिखा कि मोदी अपनी तारीफ का जवाब देने में जल्दी करते हैं लेकिन कौम की तजलील पर खामोश रहते हैं। वाह मोदी जी वाह। एक और सारिफ के बकौल मोदी ने 42 बार ट्रंप की जानिब से हमारी कौम की सलमियत की तजलील के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर उन्होंने फौरन ट्रंप को जवाब दिया। एक और सारिफ के बकौल मोदी किस बात पर ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? इंडिया पर 50% टैरिफ के लिए या उन जिल्लतों और इंडिया को पाकिस्तान के बराबर करने के लिए? टैरिफ के अलावा अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से हालिया पाक भारत जंग को रुकवाने का क्रेडिट ना देने और नोबेल इनाम के लिए नामजद ना करने की वजह से भी नाराज हैं। गो के भारत से मुतालिक अमरीकी सदर के मौक़िफ़ में लचक तो दिखाई दी, लेकिन उनकी टीम किसी सूरत भी भारत को बख्शने को तैयार नहीं दिखती। अमरीकी वज़ीर ख़जाना हावर्ड लुटनिक ने इंतहाई सख्त लहजे में यह दावा किया है कि भारत 2 माह में ट्रंप से मुआफ़ी मांग कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। उनके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे काबिल एतमाद मुशीरों में से एक पीटर नवारो भी हाथ धोकर इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा कि इंडिया की ज्यादा टैरिफ की शरह अमरीकी मुलाजमतों को मुतासिर करती है। इंडिया सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है और यह पैसा रूस की जंगी मशीन में जाता है। इंडिया सच्चाई को नहीं मानता और सिर्फ कहानी घुमाता है। इससे कबल पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग करार दिया था। रूस यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से सिर्फ 2% तेल खरीदता था, लेकिन अब यह शरह बढ़कर 40% तक जा पहुंची है। यह इजाफा अमरीकी दबाव का नजरअंदाज करने और अपनी मुआशी जरूरियात के लिए मास्को और बीजिंग के करीब जाने का वाज़ेह इशारा है। यही वो पहलू है जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन और बज़ाहिर एक चैलेंज है। मोदी और ट्रंप के दरमियान दोस्ती अपनी जगह, लेकिन कहा जाता है कि आलमी सियासत में कौमी मुफादात हमेशा ज़ाती ताल्लुकात पर गालिब आते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा होगा? इस मुताबिक मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि एससीओ जो कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद के जो सूरत हाल थी, लगता है कि अमेरिका के ऊपर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो नजर आने लगे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वक्त के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और इस ज़ाती तारीफ के फ़ौरन बाद नरेंद्र मोदी भी ना रह सके और फ़ौरन से उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा कर दिया। इसके बावजूद कि वो 42 मुकामात पर इंडिया की जो है वो ठीक ठाक जो है वो दुनाई भी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या समझते हैं आप, ये एससीओ के आफ्टर इफेक्ट से उसके असरात हैं या क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी तारीफ की? दो जो उनके वजीर हैं हावर्ड लुटनिक हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हों पीटर नवारो, वो तो बहुत ही सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के वाले से, नरेंद्र मोदी के वाले से। जी देखें समर, एससीओ से कोई फर्क नहीं पड़ा। एससीओ एक पार्टी थी जहां पे जो है लोग आए, उन्होंने चाय पी, खाना खाया, तस्वीरें खिंचवाई। एससीओ बजाते खुद कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जो फाल है। वो एक एनुअल मीटिंग होती है, उसमें पाकिस्तान भी जाता है, दीगर और ममालिक भी जाते हैं, लेकिन ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये किसी किस्म का भी कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो ये कहना कि जी डोनाल्ड ट्रंप पे उसका कोई असर हुआ है, वो बिल्कुल आई डोंट थिंक देयर इज एनी सदाकत टू दैट।
तो उसमें तो वो तो चले एक तरफ छोड़ दें, दूसरी तरफ देखें, जब कशीदगी होती है तो ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते, या बैक चैनल हमेशा जो है सरगर्म अमल रहते हैं। और ये बात जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी और उनके साथियों ने भी कही है कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं। और फिर जो पीयूष गोयल हैं, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं भारत के, वो भी ये कह चुके हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा था, और जो ब्लूमबर्ग ने भी खबर शाया की थी कल। तो देखें, ये जाहिर है, ये जो बहुत सारी चीज़ें कोरियोग्राफ भी होती हैं, क्योंकि जब डील बनानी होती है तो फरीकैन को पता चल चुका होता है कि भाई हमने डील तो बनानी है। अब डील बनाते वक्त कोई एक जो है फरीक जो है वो कमजोर नजर ना आए और दूसरे का पलड़ा भारी नजर ना आए, तो इस चीज का भी लिहाज करना पड़ता है। तो या उस वजह से भी जो है इस तरह के बयानात आते हैं, और ये अचानक नहीं आते। यानी ये जो है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, जाहिर है इनको जो है एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था, तो उसके या जवाब में उन्होंने दिया था कि पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही होती है और ये तय किया जाता है कि अच्छा भाई आप जो है हमारे खिलाफ बयानबाजी करना बंद करें। दूसरी तरफ से भी यही जो है ना मांग आती है कि यार आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो फिर कोई बीच का रास्ता पकड़ा जाता है। जी हाँ। लेकिन कमरान गौहरी साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है जिस पे कोई भी लचक अमेरिका दिखाने को तैयार नहीं, वो है रशियन तेल की खरीदारी। और साथ साथ ब्रिक्स में भारत की शमूलियत के हवाले से जो है वो बड़ी सख्त वहाँ से बयानात आ रहे हैं वाइट हाउस से। तो आपको लग रहा है कि इस पर अमेरिका को लचक दिखा सकता है, या ये जो है वो रेड लाइन रहेगी, इस पर भारत के साथ कोई भी जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी? देखिए, जब लेन देन होती है तो लेन देन में तो कोई चीज हरफ आखरत नहीं होती ना। तो जब तक द डील इट्स नॉट डन अंटिल द डील इज डन, तो उस वक्त तक तो अगर वो जंगी हालत है तो जंग चलती रहती है, दोनों तरफ से जो है वो मुकाबलाबाजी चल रही होती है। अगर डिप्लोमेसी हो रही है तो बयानबाजी चल रही होती है। तो देखें, जहां तक ब्रिक्स का ताल्लुक है, ब्रिक्स जैसे मैंने SCO के बारे में कहा, ब्रिक्स उससे भी कमजोर तरीन जो है एक इदारा है, जिसके 3 फरीकैन जो है वो एक पेज पे नहीं है। यानी लोग भूल जाते हैं कि रूस और चीन का भी एक जो है कंपटीशन चल रहा जी है। हाँ। लोग भूल जाते हैं भारत जो है और चीन का जो है वो दे डोंट सी आई टू आई। तो ये सारी चीजें मलहूज़े खातिर रखने की जरूरत है। जहां तक जो हावर्ड लटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनका जो बयान है वो जाहिर है उस वक्त उन्होंने दबाव डालना था। उन्होंने कहना था कि भाई आप एक वावल हैं, यानी चीन और रूस के दरमियान उस ब्रिक्स के अंदर, तो क्या या ये आप पसंद करते हैं ये स्टेटस, या आप इससे आगे जाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा उस ब्रिक्स की कोई अहमियत नहीं है। जहां तक रूसी तेल की जो है इशू है, तो देखें वो तो फिर है ना, क्योंकि जो है अगर अमेरिका रूस के ऊपर दबाव डाल रहा है यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए, तो अगर उसमें उनको रास्ता मिल दे रहा है इंडिया और उनको हौसला अफजाई हो रही है, तो फिर ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब कहाँ जाके बात जो है वो तय होगी, इसका ताल्लुक जो है टैरिफ्स के साथ भी है और या दीगर और इश्यूज के साथ भी है। तो आई थिंक कि ये अब जो है ना कुछ हफ्ते महीने लगेंगे, और फिर जो है कोई चीज सामने वाजे होगी। भारत की तरफ से तो यह कहा है कि भाई नवंबर तक कोई डील होगी। सही है। और जो तज्जिए और तबसरे दुनिया के नामवर जरीदों में छपे थे SCO के बाद जो परेड भी हुई थी, उसमें उस परेड के बाद जो वहाँ पे एक पावर शो की गई थी, एक वहाँ पे इत्तेहाद की सी एक जो है वो झलक दिखाई दी थी। तो क्या समझते हैं आप, जो तबसरे तज्जिए आए थे कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, ऐसी कोई तब्दीली वाक़तन आ रही है या अमेरिका की ही डोमिनेंस रहेगी फिलहाल? देखिए, अमेरिका की डोमिनेंस रहेगी जब तक वो जो है क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स GDP है उसकी तकरीबन लगभग। हम्म। तो ये तो मतलब मैथमेटिक्स का इशू है ना, ये या तो कोई तस्वीरों का इशू नहीं है, किसी की पसंद नापसंद का इशू नहीं है, ये तो एक हकीकत है। जहां तक ये तज्जिए और जो खबरें शाये हुई थी परेड की और उससे पहले SCO के बारे में, तो देखें वो चीनी भी जो है वो उनको भी पता है कि हाँ भाई मगरबी और आलमी प्रेस जो है वो इन खबरों को छापेगी, तो उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो मवाद फराम किया। और मैं समझता हूँ मगरबी प्रेस और मगरबी तजिया निगार जो है वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये तो कोई मतलब वो हैरत की बात नहीं है, दिस इज सही है। पार्ट ऑफ द जो है जो हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन बारीकी से देखने की जरूरत है कि अल्टीमेटली ये तीनों ममालिक रूस, चीन और भारत, इन सबको अमेरिका के साथ जो है कोई ना कोई डील बनानी है। रूस को अपनी जंग बंदी करनी है, इसी वजह से सदर पुतिन अलास्का आए थे, वरना उनको कोई जरूरत नहीं थी आने की।
चीन भी जो है वो मान गया कि ठीक है भाई, हम 10% आप पे टैरिफ रखेंगे, आप हम पे 30% रखेंगे, और बातचीत जारी रखते हैं। भारत के साथ भी बातचीत चल रही है। अल्टीमेटली देखें, ये आपस में मिलके एक दूसरे के साथ जो है जो भी इशाइये दें या तस्वीरें खिंचवा लें या आलमी प्रेस के लिए मवाद क्रिएट कर दें, दुनिया की जो हकीकत है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो उसका दारोमदार इन चीजों पे नहीं है। उसका दारोमदार जो है एक्चुअल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के साथ है। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।